खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। ये बुलेटिन खास है इसीलिए क्योंकि इसमें हमारे देश भर के रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो अपने अपने राज्यों के बारे में हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। पूरे दिन क्या क्या होने वाला है और किस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी, चाहे वो राजनीतिक जगत हो या कोई और खबर हो, क्राइम की खबर क्यों ना हो, हर खबर पर हमारी नजर रहेगी और हर खबर आप तक हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर उनसे हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, साथ ही हर राज्य में मौजूदा हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में भी वो बताएंगे। तो आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान, जहां इस वक्त हमारे संवाददाता बने हुए हैं अरविंद पलावत। उनसे बातचीत करेंगे। अरविंद, राजस्थान की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, आज किन खबरों पर हमारी नजर रहेगी? जी देखिए, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उनका आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच एक राहत की खबर यह है कि जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स थे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आना शुरू हो चुकी है और काफी संख्या में जो करीब 22 से 23% जो लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव थे वो अब उनकी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आ चुकी है और उनमें से काफी को भी जो है घर के लिए डिस्चार्ज कर दिया गया है और होम आइसोलेशन में उन्हें रखा जाएगा। आपको बता दें कि राजस्थान में 1964 जो कोरोना पॉजिटिव हैं और इनमें से जो 451 लोग हैं उनकी रिपोर्ट अब कोरोना नेगेटिव आ चुकी है और उनको क्वारंटाइन पीरियड जब उन्होंने पूरा कर लिया है तो उसके बाद में उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। उनमें से 158 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है जिनको अब होम आइसोलेशन में रखा गया है और होम आइसोलेशन में 14 दिन तक उनकी जो है कड़ी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही इस दौरान भी ये जांच की जाएगी कि किसी तरह से वे दोबारा संक्रमित ना हो जाए। तो वहीं यदि दूसरी बात करें, एक राहत की बात और है कि जो कोटा में जो बच्चे फंसे हुए हैं वो बच्चों का अब अपने अपने प्रदेशों में जाना जो है वो शुरू हो चुका है। आसाम की जो बच्चे हैं वो करीब 400 के आसपास की संख्या थी, उनको लेने के लिए कल एक चार्टर प्लेन यहां पर आया। अधिकारियों को यहां पर 10 अधिकारी यहां पर पहुंचे थे और अब वो बाई रोड यहां से रवाना होंगे। चार्टर प्लेन से ये अधिकारी यहां पर आए थे, उन सभी की स्क्रीनिंग भी यहां पर की गई और उसके बाद में बसों से इनको यहां से रवाना किया गया है। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि एक राहत की खबर यहां पर आ रही है उन बच्चों के लिए जो अपने घर परिवार से दूर है, क्योंकि देखिए कोरोना जैसी महामारी की स्थिति और यहाँ पर राजस्थान में लगातार जब मामले बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी टेंशन बढ़ती है कि उनके बच्चे यहाँ पर अटके हुए। साथ ही कोटा में भी लगातार नए नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक राहत की खबर ये भी यहाँ पर निकल करके आ रही है। तो वहीं यदि तीसरी राहत की खबर की यदि बात की जाए तो जो मोबाइल ओपीडी वैन जो स्टार्ट की गई थी उससे करीब 8000 लोगों ने अब तक लाभ उठाया है और इसमें सबसे बड़ी राहत उन प्रेग्नेंट लेडीज को मिली है जिनकी डिलीवरी अब कुछ समय बाद में होने वाली है। ऐसी स्थिति में उन महिलाओं को यहाँ पर राहत मिली है, क्योंकि देखिए कई जो अस्पताल है जयपुर के, यदि जनाना और सांगानेरी गेट 2 महिला चिकित्सालय हैं और यदि इनकी बात की जाती है तो यहाँ पर एक जो पॉजिटिव मामला यहाँ पर जब सामने आया तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में ये डर हो गया था कहीं वे संक्रमण के शिकार ना हो जाए। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि जो प्रसव है वो समय पर कराया जाए और सही तरीके से कराया जाए। इसके लिए भी इन जो मोबाइल जो वैन ओपीडी वैन स्टार्ट की गई यहाँ पर काफी राहत मिल रही है। तो वहीं अब बात करते हैं कोरोना को लेकर, तो कोरोना के 1964 जो मामले हैं वो यहाँ राजस्थान में आ चुके हैं और इसमें सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो जयपुर में है। जयपुर में इनकी संख्या 740 हो चुकी है। वहीं दूसरे नंबर पर जोधपुर आता है, जोधपुर में 310 केसेस यहाँ पर पॉजिटिव है। कोटा में 122 केसेस यहाँ पर पॉजिटिव है। जिस तरीके से देखा जा रहा है काफी संख्या में लोग निकलकर सामने आ रहे हैं, संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इन सब के बीच एक चिंता की बात सरकार के लिए भी होगी कि लगातार सिचुएशन को कंट्रोल में कैसे किया जाए, क्योंकि इस महामारी के फैलने के चांसेस अब बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब मैं सीधा रुक करूंगी बिहार का श्रीकांत प्रत्युष, रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, आज की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, किन पर हमारी नजर रहेगी? आंकड़ा 2 गुना हो गया है। पहले केवल 96 कोरोना पॉजिटिव केस सामने थे, लेकिन अब संख्या बढ़कर 170 पर पहुंच गई है। पटना भी हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। पटना का खाजपुरा इलाका बहुत ही संक्रमित हो गया है। 16 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं एक मोहल्ले में। तो लगातार संख्या कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती जा रही है और इससे सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। आपको पता है कि बिहार के अभी भी 20 लाख से ज़्यादा मजदूर बाहर फंसे हुए हैं दूसरे राज्यों में
और पटना हाई कोर्ट में शिकायत की गई थी और मांग की गई थी कि नीतीश सरकार से कोर्ट पूछे कि उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी खाने पीने के लिए क्या व्यवस्था सरकार ने किया है। तो सरकार ने जवाब दे दिया है और सरकार का जवाब ये है कि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है और उस लॉकडाउन को देखते हुए सरकार जो बाहर फंसे हुए मजदूर हैं, जो छात्र हैं, उनको वापस नहीं लाएगी। जो जहां है वहीं पर मदद दी जा रही है। बिहार सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि सबके खाते में 1000 रुपया भेजा जा रहा है। वहां की स्थानीय सरकारों से बात करके उनको खाने पीने की सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो मानकर चलिए कि बिहार से बाहर जो फंसे हुए हैं 20 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर, उनके बिहार वापस लौटने की कोई संभावना नहीं है और न ही कोटा में फंसे छात्रों को बिहार में लाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोटा में केवल छात्र ही नहीं फंसे हैं, छात्राएं भी फंसी हैं। तो जो बेटियां फंसी हैं कोटा में, उनके परिजन बहुत चिंतित हैं और उनकी मांग है कि कम से कम बेटियों को वापस लाने की व्यवस्था हो। तो ये मांग भी जोर पकड़ती जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार फैसला ले चुके हैं कि जो जहां है वही रहेगा, लॉकडाउन में किसी को वापस बिहार नहीं लाया जाएगा। तो बिहार में भी स्थिति काफ़ी विस्फोटक होती जा रही है कोरोना के संक्रमण की, और डॉक्टर भी प्रेशर में आ गए हैं। काफ़ी उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ेगी डॉक्टरों पर दबाव बढ़ेगा। और कई जगहों पर ऐसे पीपीई किट खुले में फेंके हुए मिले हैं। तो आप समझिए कि जो कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए जो भी मेडिकल चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं मेडिकल की, उनके वेस्ट को बढ़िया से डिस्पोज अगर नहीं किया जाए, उसका बढ़िया से डिस्पोजल नहीं हो, तो संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो डिस्पोजल सिस्टम जो है कोरोना के वेस्ट की, वो ठीक नहीं दिख रही है। तो बिहार में चिंता बिहार सरकार की बढ़ी हुई है और इस वक्त बनी हुई है हर राज्य में ही श्रीकांत। और जैसा कि आपने कहा कि मजदूरों को लेकर भी सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी जब लॉकडाउन खोला जाएगा और जितने भी मजदूर अन्य राज्य में फंसे हैं वो जब अपने खुद के राज्य में आएंगे तो वहां की सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। अब मैं सीधे रुख करूंगी लखनऊ का, जहां इस वक्त राधाकृष्ण त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं, ब्यूरो चीफ, उनसे बातचीत करेंगे। राधाकृष्ण, आज की क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली है, सबसे पहले रूबरू कराएं। देखिए, आज की पहले तो आपको कोरोना पे अपडेट कर दूं, क्योंकि कोरोना के कई मामले रात तक में बढ़ गए हैं। जैसे कानपुर में 24 मामले इकट्ठे ही पॉजिटिव आए हैं और उसके बाद लखनऊ में 4 मामले आए हैं, आगरा में फिर 8 मामले मिले हैं। तो इस तरह से संख्या लगातार बढ़ रही है और जो जिले हैं, जो प्रभावित जिले हैं, उनकी संख्या बढ़ के यूपी में 57 हो गई है। तो ये एक चिंता का सबब है। खैर, और इसके कोरोना को रोकने के लिए सरकार के जो प्रयास है उनकी बात करें तो एक चीज राज्य सरकार ने कल ये कर दिया है कि जो प्राइवेट लैब है, निजी क्षेत्र की जो लैब है, वहां भी कोरोना के टेस्ट किए जा सकेंगे। आईसीएमआर से जिन लैब्स को मान्यता है वहां पे कोई भी जाके अपना कोरोना टेस्ट करा सकेगा और उसके लिए राज्य सरकार ने बाकायदा फीस भी निर्धारित कर दी है कि उससे ज्यादा कोई भी लैब फीस नहीं ले सकती है। एकल जांच प्रणाली के लिए 2500 फीस तय करी गई है कि 2500 रुपए दे करके कोई भी व्यक्ति अपना कोरोना टेस्ट करा सकता है। दूसरी चीज बात करें तो जो मेडिकल कॉलेजेज हैं, चाहे वो निजी क्षेत्र के हों या सरकारी हो, वहां पे राज्य सरकार ने एक व्यवस्था अब ये लागू कर दी गई कि उनकी जो भी इमरजेंसी है, किसी भी इमरजेंसी में किसी भी तरह का मरीज अगर जाता है, उसको कोई भी दिक्कत है, तो सबसे पहले उसकी कोरोना जांच कराई जाएगी। कोरोना जांच के बाद ही उसको किसी अन्य तरह की सुविधा दी जाएगी इलाज की। यदि वो कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको तुरंत कोरोना वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा और अगर उसमें उसकी रिपोर्ट कोरोना निगेटिव आती है तो उसका इलाज जिस बीमारी के लिए आया है वो किया जाएगा। तीसरी चीज जो कल जनता टीवी ने सबसे पहले बता दिया था कि जो नोडल अफसर तैनात किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने, 15 जिलों में नोडल अफसर तैनात कर दिए हैं। ये एक तरह से त्रिस्तरीय व्यवस्था की है कोरोना को रोकने के लिए, ताकि कोरोना संक्रमित इलाकों को रोका जा सके और मरीजों की संख्या कम की जा सके। इन 15 जिलों में आज से उन अफसरों का पहुंचना शुरू हो जाएगा। उसमें राजधानी लखनऊ है, कानपुर है, तो इन अफसरों में ये त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू हो जाएगी आज से। और इसको जिस तरह से डिवाइड किया है सरकार ने, इसमें एक आईएएस अफसर, एक आईपीएस अफसर और एक स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी होगा। तीनों तरह के अफसर एक हफ्ते उन जिलों में रह के कि जहाँ पे संक्रमितों की संख्या ज्यादा है, अपने अपने अनुभव और प्रशासनिक क्षमता के आधार पे कोरोना पेशेंट के इलाज और वहाँ पे जो है उसको बढ़ने से रोकने में मदद करेंगे और सरकार को अपनी अपनी रिपोर्ट भेजते रहेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार ने जो एक और व्यवस्था दे दी है कि अब जो है कोई भी जिस तरह के जो माल
ढुलाई के वाहन हैं या किसी तरह के हैं, उनमें एक ही व्यक्ति ड्राइवर के अलावा कोई नहीं होगा। और अगर वो कोई है तो उसको वो दिखाना होगा कि कागज की वो किस आधार पर गाड़ी में जा रहा है, क्योंकि इस तरह की भी वो आ रही थी समस्याएं, इस तरह की शिकायतें आई थी कि जो माल ढुलाई के वाहन हैं उनके जरिए लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जा रहे हैं, जिससे कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही, एक जगह से दूसरी जगह संक्रमण पहुंच रहा। तो ये राज्य सरकार ने इस तरह के वो कर दी। दूसरी चीज, राज्य सरकार ने कल जो देर शाम मीटिंग करी थी, 1 घंटे सारे मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मौजूद थे, वो थी रोजगार को लेकर के, जिसकी सबसे बड़ी चिंता जताई जा रही। लगातार मुख्यमंत्री इसको लेके वो है। मुख्यमंत्री ने सारे मंत्रियों को वो कहा, एमएसएमई के तहत 3 से 6 महीने में 15 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य दिया है। सारे मंत्रियों को, अलग अलग विभागों को उन्होंने अपने अपने विभाग से ये रोजगार सृजन करने का लक्ष्य दिया है और 1 हफ्ते के भीतर सारे मंत्री अपनी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देंगे। मुख्यमंत्री का ये मंतव्य है कि जब लॉकडाउन से बाहर निकले उत्तर प्रदेश, तो उसमें रोजगार की कमी ना हो, लोगों को तुरंत रोजगार उपलब्ध हो जाए। इसके तहत अलग अलग जो एरियाज हैं उनके रोजगार, और सबसे बड़ी बात है कि ये इस तरह के रोजगार किए गए जैसे कि मजदूरी के लिए अलग रोजगार, उससे जो पढ़े लिखे हैं उनके अलग रोजगार, और जो युवा हैं उनके लिए किस तरह के रोजगार, इस तरह का एक वर्गीकृत फ्रेम तैयार किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, ताकि रोजगार की स्थिति उत्तर प्रदेश में दिक्कत न हो, लोगों को लॉकडाउन के बाद तुरंत रोजगार मिलना शुरू हो जाए। लगातार हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़े हैं और हर बड़ी खबर उस राज्य की आप तक रूबरू करा रहे हैं। इतना ही नहीं, आज किस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी वो आपको बता रहे हैं। शरद व्यास मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। शरद, आज की क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली है मध्य प्रदेश की, और कोरोना वायरस को लेकर ताजा आंकड़े क्या कहते हैं? सबसे पहले कोरोना को लेकर आंकड़ों की बात करें तो 1700 के ऊपर ये आंकड़ा निकल चुका है, और ये इंदौर की बात करें तो 1029 अब तक कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, और राजधानी भोपाल की बात करें तो 323 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। उज्जैन में 75 के आसपास कोरोना पॉजिटिव है, वहीं खरगोन में 51 कोरोना पॉजिटिव मरीज है, और मरने वालों की संख्या 86 हो चुकी है। ये ताजा आंकड़ा है अब तक का मध्य प्रदेश में कोरोना से संबंधित। अब इसको लेकर क्या काम किए जा रहे हैं? इसको लेकर सबसे महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर आज गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जो नरोत्तम मिश्रा है, वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से बात करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उनसे चर्चा की जाएगी। चर्चा के द्वारा उनको यथास्थिति जो वर्तमान में है मध्य प्रदेश की, उससे अवगत कराया जाएगा। तकरीबन 12 बजे का समय तय किया गया है। 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, और कॉन्फ्रेंसिंग के चलते कई पहलुओं पर चर्चा होगी। एक खास बात यह भी है कि इस बीच में तमाम जितने भी स्वास्थ्य के अलग अलग जितने भी फर्म्स हैं, उनके प्रमुख लोगों के साथ स्वास्थ्य मंत्री ने मुलाकात की है। मुलाकात करने के साथ साथ कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें नर्सिंग होम के जो चेयरमैन होते हैं, दवाइयों के जो दवा बाजार के जो चेयरमैन होते हैं, या जितने भी टीचिंग स्टाफ, जो मेडिकल टीचिंग स्टाफ है उसके जो अध्यक्ष होते हैं, इन सभी के साथ एक प्रमुख बैठक हुई, और बैठक के साथ एक नई रणनीति तैयार की गई है, ताकि इस तरह का जो बैकलॉग अभी तक दोनों ही शहरों में, खासतौर पर इंदौर और भोपाल की बात करें तो इन जो बैकलॉग है पेशेंट्स का, इन पेशेंट्स को कैसे क्लियर करना, उसके ऊपर चर्चा की है। दोनों ही प्रशासन की बात करें, भोपाल, इंदौर की, उज्जैन की और खरगोन की, खासतौर पर इन 4 शहरों का मैं इसलिए उल्लेख बार बार कर रहा हूं क्योंकि 4 शहर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रेड जोन पर है, और सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज इन 4 शहरों में है। इसके अलावा सभी शहर लगभग ग्रीन जोन की श्रेणी में है, इसीलिए इन 4 शहरों का उल्लेख बार बार हो रहा है। और इसके लिए प्रशासनिक तौर पर यह रणनीति बनाई गई है कि किसी प्रकार से भी इन 4 शहरों को आगामी समय में लॉकडाउन के बाद खोलने की स्थिति नहीं रहेगी। ये बिल्कुल माना जा सकता है, इसको बिल्कुल माना जा सकता है। और इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान भी निजी वक्तव्य में बोल चुके हैं, और इस तरह की सुबुगाहट बिल्कुल साफ हो चुकी है, क्योंकि लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलते जा रहे हैं। और एक खास बात यह भी है कि जितने भी मरीज मिल रहे हैं उससे ज्यादा ठीक होने की संभावनाएं भी बढ़ती है। तकरीबन 203 से ज्यादा अभी तक कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो चुके हैं। और इंदौर की बात करें, तकरीबन 80 मरीज ऐसे हैं जो ठीक होने की स्थिति में, हालांकि उनकी आखिरी चरण की जो कोरोना की रिपोर्ट है वो ठीक होते से उन्हें मिल जाएगा। ये कोरोना संबंधित आज की अपडेट है। लेकिन एक राजनीतिक खबर ये भी है
कि डॉक्टर गोविंद सिंह लाहर विधायक के जो कांग्रेस सरकार में भी मंत्री रहे हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाने की तैयारी कर ली गई है। 25 तारीख को आधिकारिक रूप से उनकी घोषणा की जा सकती है। विधानसभा सचिवालय को सभी विधायकों का समर्थन पत्र उनके साथ सचिवालय पे भेजा जा सकता है, जिसके माध्यम से आगामी समय में जब भी विधानसभा का सत्र लगेगा तो डॉक्टर गोविंद सिंह जो है वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में दिखाई देंगे। इसको लेकर कमलनाथ ने तमाम विधायकों से चर्चा कर ली, टेलीफोनिक चर्चा हुई है, क्योंकि इसके लिए एक प्रारूप एक होता है कि विधायक दल की बैठक होती है, उसमें तय किया जाता है। लेकिन चूंकि स्थिति ऐसी नहीं है वर्तमान में, इसीलिए ये तय किया गया है कि गोविंद सिंह को ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। गोविंद सिंह इसलिए भी बनाया जाए क्योंकि वर्तमान में बीजेपी में हम देखेंगे तो बीजेपी में सबसे ज्यादा जो नेताओं का वर्चस्व है वो ग्वालियर चंबल का, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष खुद हो, नरोत्तम मिश्रा हो जो खुद दतिया और डबरा उस क्षेत्र के ग्वालियर चंबल क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय है, नरेंद्र सिंह तोमर हो, ये सभी ग्वालियर चंबल से आते हैं। इसीलिए तय किया गया है कि जो भिंड विधानसभा के अंतर्गत आता है लाहर विधानसभा, उसके अंतर्गत उनके विधायक हैं गोविंद सिंह, उनको उस क्षेत्र का यानी कि नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, ताकि आगामी चुनाव में बैलेंस बना रहे, रणनीतिक बैलेंस बना रहे। इसीलिए ये निर्णय लिया गया है। अब यहाँ पर जो 5 मंत्री है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, वो भी लगातार अपने क्षेत्रों का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। नगरीय निकाय के चुनाव की बात कर लें या फिर ग्राम पंचायतों की बात कर लें, इन सभी चीजों के ऊपर निगरानी। लेकिन एक खास बात ये भी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राम पंचायतों के जितने भी सरपंच हैं उनसे चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि आज पंचायत राज का दिवस है, इसीलिए उनसे चर्चा करेंगे। चर्चा करने के साथ उनको कहीं ना कहीं हो सकता है कि दिशा निर्देश दिए जाए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कि ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से चीजों को बेहतर किया जा सकता है, पंचायत को किस तरह से और बेहतर किया जा सकता है। तो एक महत्वपूर्ण 3 बड़ी खबरें जिसको लेकर मध्य प्रदेश में निगाहें जनतंत्र टीवी की बनी रहेगी। जी, महत्वपूर्ण जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है, आज कई अहम ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे अहम पहलू हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी। श्रीकांत प्रत्यूष, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आज देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेंगे, राहत पैकेज की भी बात हो रही है, छोटे जो उद्योग जगत के लोग हैं कहीं ना कहीं उन्हें काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। बिहार में क्या कहा जा सकता है, जो जितने भी छोटे उद्योग जगत है उनको क्या उम्मीद है सरकार से, किस तरीके की राहत की उम्मीद वो कर रहे हैं? पूरे देश में जो छोटे उद्योग चलाने वाले हैं, कल कारखाने चलाने वाले हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार से कुछ न कुछ पैकेज मिलेगा, क्योंकि देखिए सबकी हालत खराब है और जो व्यापारी वर्ग है वो मान रहा है कि कहीं न कहीं गलती हुई है सरकार से भी। सरकार ने लॉकडाउन जब घोषित किया तो उसको ध्यान में रखना चाहिए था कि जो इंडस्ट्री है, छोटे छोटे कल कारखाने हैं, उद्योग धंधे हैं ग्रामीण इलाकों के, उनको पूरी तरह से नहीं बंद करना चाहिए था। वहाँ पर सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए काम करने की छूट दी जानी चाहिए थी। तो एक साथ सब कुछ बंद हो जाने से स्थिति बहुत भयानक हो गई है और हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। राजनीति भी शुरू हो गई है। बिहार में थोड़ी छूट दी है नीतीश कुमार ने, निर्माण कार्य में छूट दी है, ईंट भट्टे खुल गए हैं, सीमेंट और बालू की दुकानें खुल गई हैं। तो विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि छूट दी गई और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। तो 3 दिन में 96 से आंकड़ा पहुंच गया है 170 पर। तो चिंता बढ़ी हुई है और राजनीति भी हो रही है कोरोना पर। लगातार विपक्ष नीतीश कुमार पर निशाना साध रहा है। महामारी को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा तेज हो गई थी कि राजनीति की कोई खबर ही नहीं थी, लगातार हर जगह शांति पड़ा था माहौल। लेकिन अब एक ऐसा सिचुएशन आ गया है जहां कोरोना वायरस अब एक सबके लिए नॉर्मल बात हो गई है। सब इस महामारी से लड़ने के लिए सोच तो रहे ही हैं, लेकिन अब राजनीति भी कहीं ना कहीं इसको थोड़ा पछाड़ रही है। देखिए, झारखंड से मैं लौटा, झारखंड बिहार दोनों राज्यों में यही हालत है। दोनों ही राज्यों में राजनीति बहुत तेज हो गई है कोरोना को लेकर। सहयोग की बात तो छोड़ दीजिए, अब केवल राजनीति ही हो रही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जेएमएम की सरकार है झारखंड में, बीजेपी की सरकार पहले थी, अब विपक्ष है बीजेपी। और बीजेपी के नेता उपवास पर बैठ गए। उनका कहना है कि जो मजदूर हैं उनके खाते में केवल 1000 रुपया सरकार भेज रही है और ये अन्याय है। उतना ही पैसा बिहार सरकार भी भेज रही है, ये बीजेपी को भी पता है, लेकिन झारखंड में बीजेपी उसी को मुद्दा बनाकर उपवास पर बैठ जाती है। बिहार में भी वही हाल है। तो बिहार और झारखंड में कोरोना की राजनीति काफ़ी जोर पकड़ती जा रही है, क्योंकि बिहार में तो चुनाव है इसी साल। नीतीश कुमार की कोशिश यही है कि इस चुनौती को अवसर में बदल दें। देखिए, नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आपदा में फंसे हुए लोग हैं
उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंचाकर उनका दिल जीते, ताकि अब चुनाव में फिर से वापस आ सके। क्योंकि चुनाव तो अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, और ये कोरोना का जो संकट है मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने तक चलने वाला है। तो नीतीश कुमार कोशिश में है कि इस चुनौती को अवसर में बदलें, लेकिन राजनीति तेज हो गई है बिहार की भी और झारखंड की भी। बिल्कुल श्रीकांत, लगातार हालात यही लगभग बने हुए हैं हर राज्य के, लेकिन आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और हर बड़ी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।